तो कैसे हैं आप सभी? लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद सेक्शन 7, 8 एंड 9 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाता है। सो व्हाट योर सेक्शन 7 सेज दैट पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, हम पता करेंगे कि कौन से पर्सन्स हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। देन सेक्शन 8 इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर एक्ट होता है, ट्रांसफर होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। एंड देन सेक्शन 9 इज ओरल ट्रांसफर। ओरल ट्रांसफर इज लाइक, इज ओरल ट्रांसफर पॉसिबल अंडर दिस एक्ट और नॉट। तो हम ये सब आज जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 7। हु आर द पर्सन्स जो ट्रांसफर के लिए कॉम्पिटेंट है, मींस यही पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफरर, जो पर्सन, आई टोल्ड यू टू पर्सन ए एंड बी, एक जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है जिसको हम ट्रांसफरर बोलते हैं, एंड द पर्सन जिसको प्रॉपर्टी रिसीव होती है वो होता है ट्रांसफरी। And here we will see who can be the transferor and who can be the transferee. So section 7 mainly gives the concept of competency. हमने देखा है competency, who may be allowed, कौन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अलाउड है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर हम देखें बच्चे, अ पर्सन इज अलाउड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इफ ही सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। दो कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करता है, कौन सी? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट person must be competent to enter into the contracts with other person, means he must be competent to enter in contract. कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हमने पढ़ा है कि कौन सी पार्टीज कंपिटेंट होती है। आई विल टेल यू दोज। And the second condition is that the person who is willing to transfer the property must have title to the प्रॉपर्टी और अथॉरिटी टू द ट्रांसफर, राइट। जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल होना चाहिए या फिर उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस चीज को ट्रांसफर करने की, इफ ही इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर वो रियल ओनर नहीं है तो उसके पास अथॉरिटी हो, एंड इफ ही इज रियल ओनर तो उसके पास टाइटल हो, राइट। तो ये दो कंडीशन है, तो इसका मतलब वो कंपिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए। अब आपको देखना होगा कि जो ये कंडीशन थी कंपिटेंट टू एंटर, कंपिटेंट टू एंटर में हमने पढ़ा है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जो बताता है कि कौन से पर्सन इस कंपिटेंसी की कैटेगरी में आते हैं। एंड इसमें कौन से पर्सन आते हैं बच्चे? फर्स्ट, दे मस्ट बी ओ मेजर। मेजर मींस माइनर नहीं होने चाहिए, बिलो द 18 ईयर नहीं होने चाहिए। सो दे मस्ट हैव अटेन्ड द मेजॉरिटी। देन सेकेंड कंडीशन, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, हेल्दी माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मीन्स दे मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजैक्टेड और व्हाट इज सेड टू देम। उनको एक क्रिटिकल सिचुएशन में इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो ये पता कर सके ये सही चीज है हमारे लिए कि ये नहीं है। एंड द लास्ट इज, ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। नॉट डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड किसके द्वारा? डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स बाय एनी लॉ, ओके, एप्लीकेबल इन इंडिया। तो अगर ये तीन बातें होंगी तो इसका मतलब दे विल बी कैपेबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये हमारा सेक्शन 7 कहता है। समझ में आया बच्चे? नाउ कम टू सेक्शन 8। सेक्शन 8 बेसिकली टेल्स अस अबाउट ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर और इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, कि जब ट्रांसफर होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जिस दिन आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी, जैसे यहाँ पर ए ने बी को जब अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, सपोज कीजिए प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफर कर दी बी को, तो रिस्पेक्टिवली जितने भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी वो सब किसके पास आ जाएंगी? ऑटोमेटिकली ट्रांसफरी के पास चले जाएंगी। सो ये हमारा सेक्शन 8 कहता है दैट इट सेज इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैरी इंटेंशन, मतलब अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ अलग नहीं लिखा है, देन इफ देयर इज अ ट्रांसफर, ऑल हिज इंटरेस्ट एंड लीगल इंसिडेंट्स, ए के जितने भी इंटरेस्ट होंगे, जितने भी उसकी लीगल एबिलिटीज होंगी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारी किसके ट्रांसफर हो जाएंगी? टू द पर्सन हु इज ऑब्टेनिंग दैट दिस प्रॉपर्टी। ओके, सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या आपके हो सकते हैं? लाइक ईजमेंट है, ओके, रेंट्स हैं, प्रॉफिट है,
ओके, एंड द थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये हम सारी चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, अगर बाय चांस प्रॉपर्टी, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, लैंड मान के चलिए। अगर बाय चांस सपोज कीजिए आप कोई हाउस ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई घर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होंगे, ईजमेंट, रेंट्स, लॉक, कीज, है ना, मेनली आप कीज देते हो तो वो दिखाते हैं कि आप उनको ट्रांसफर किया है, डोर, सब चीजें उसकी एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगी। वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इज बाय चांस कीजिए कि कोई मशीनरी है, आप किसी को कोई मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हैं, देन मशीनरी से रिलेटेड जो भी मूवेबल पार्ट होगा वो भी आप साथ में ही दे देंगे। वेयर द डेट इज ट्रांसफर्ड, सपोज आप कोई डेट ट्रांसफर कर रहे हैं, देन द लीगल इंसिडेंट दैट इज सिक्योरिटीज शेल ऑल्सो बी ट्रांसफर, उस डेट से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने सिक्योरिटी में कोई डॉक्यूमेंट अपनी प्रॉपर्टी का रख दिया हो पैसे उठाते हुए, तो वो भी आप नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर मैं डिटेल में बताऊं तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी एंड द लीगल इंसिडेंट्स, लीगल इंसिडेंट्स हम बोलते हैं लाइबिलिटीज को, एंड राइट्स, दोनों ही चीजें विल ऑल्सो बी गेट ट्रांसफर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। राइट बच्चे, दिस इज योर सेक्शन 8। नाउ सेक्शन 9, सेक्शन 9 की अगर हम बात करें, ये करता है ओरल ट्रांसफर। अगर हम देखें बच्चे मोड्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर किस तरीके से होता है, देखिए एक ओरल ट्रांसफर भी हो जाता है और एक रिटर्न ट्रांसफर भी होता है। और जो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो वो हमेशा रिटर्न वे में ही ट्रांसफर होगी। मूवेबल को आप ओरली भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, बट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको हमेशा आप थ्रू रिटर्न डॉक्यूमेंट ही ट्रांसफर करोगे। ऑल राइट, सो सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट इलेबोरेट्स व्हाट दैट ओरल ट्रांसफर का कंसेप्ट। इट मेंशन कि अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड ओरली, आप ओरली दे सकते हो इन केसेस, बट दोज सर्टेन केसेस प्रॉपर्टी जहां पर इमूवेबल है या जहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट है, अगर लॉ बेसिकली कह रहा है कि वो रिटर्न में होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन राइटिंग ओनली। एंड राइटिंग किस किस केसेस में नेसेसरी है, राइट डाउन, यू कैन मेक योर ओन नोट्स। फर्स्ट, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर सेल है, यहाँ पे सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी। सो सेल, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ₹100, वो आपकी थ्रू रिटर्न होनी चाहिए। देन सेल और रिवर्जन ऑफ अदर इंटेंजिबल थिंग्स, कोई और है इमूवेबल वो भी। देन सिंपल मोर्टगेज, वो भी आपकी रिटर्न होनी चाहिए। देन ऑल अदर मोर्टगेजेस जिसमें आपके ₹100 से ज्यादा हैं। एंड देन लीजेज, लीजेस भी ज्यादातर रिटर्न होनी चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर या एक्सीडिंग 1 ईयर। ओके, एक्सचेंज। अब देखिए गिफ्ट, गिफ्ट में मैंने बताया था गिफ्ट मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी। सो गिफ्ट के केस में ओनली इमूवेबल जो है वो राइटिंग में होगा, राइट। एंड ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम भी जो होंगे वो भी आपके रिटर्न में होंगे। सो बेसिकली रिटर्न ट्रांसफर क्यों माना जाता है, देखिए ये तो रिक्वायरमेंट है कि वो एज अ एविडेंस भी काम आएंगे, कल आपको एज अ प्रूफ कहीं दिखाने हैं तो आप रिटर्न चीज को एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो। सेकेंडली क्या होता है बच्चे कि कई बार आपको कोई ऐसी चीजें होती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो याद नहीं रहती हैं, लेकिन अगर आप उनको लिख लोगे तो बाद में आपको फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पूछनी है या उस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट लेनी है या उस प्रॉपर्टी का ओरिजिन देखना है, तो वो रिटर्न रिकॉर्ड जो होते हैं आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली रिटर्न रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पर भी काम आते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन नीड। So this is all about your section 7, 8, 9 of Transfer of Property Act, and I hope you understood it well. With this session, these 3 sections are over and I hope you understood them very well. Now stay tuned for the next one. Until then, have a good day, keep reading, keep studying. Thank you.